हेलो, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। तो हमने लास्ट क्लास आपकी छोड़ी थी। हम पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या पढ़ रहे थे? कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे। और कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने कुछ क्वेश्चन भी लिखा दिए थे आपको। और क्वेश्चन से आगे वो आपको हम लिखाने वाले हैं कि जो समस्या संख्या होती है, समस्या संख्याओं पर संक्रिया कौन कौन सी होती है। पढ़ क्या रहे हैं हम? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं हम। आगे जो हमने लास्ट क्लास छोड़ी थी ना आपकी, तो उससे आगे अब हम बताने वाले हैं कि जो सम्मिश्र संख्या होती है ना, सम्मिश्र संख्याओं पर संक्रियाएं कौन कौन सी होती है। तो सम्मिश्र संख्याओं पर संक्रियाएं, सम्मिश्र संख्याओं पर संक्रियाएं, सम्मिश्र संख्याओं पर संक्रियाएं। तो सम्मिश्र संख्याओं पर संक्रियाएं होती है जो, एक तो होती है कि मतलब समान हो, दो जो सम्मिश्र संख्याएं हैं वो क्या हो? समान हो। और एक है कि यदि दो सम्मिश्र संख्याओं को क्या किया जाए? जोड़ा जाए तो क्या आएगा? तो दो सम्मिश्र संख्याएं जो है वो क्या होती है? समान होती है। ये बताना है एक तो कि समानता, मतलब ये सम्मिश्र संख्याओं की समानता कैसे? देखो, सम्मिश्र संख्याओं की समानता, सम्मिश्र संख्याओं की समानता, सम्मिश्र संख्याओं, सम्मिश्र संख्याओं की समानता, सम्मिश्र संख्याओं की समानता कैसे? देखो कि सम्मिश्र संख्याओं की समानता है वो कैसे आती है। जैसे मान के चलो आपने दो सम्मिश्र संख्या ली, Z1 और Z2। ये ले लिया। Z1 इक्वल टू ले सकते हैं हम क्या? Z1 इक्वल टू x1 प्लस आल्टा y1। और Z2 यहाँ ले सकते हैं x2 प्लस आल्टा y2। क्या ले सकते हैं? Z2 इक्वल टू ले सकते हैं x2 प्लस आल्टा y2। तो देखो दोनों को बराबर करो, x1 प्लस आल्टा y1 इक्वल टू x2 प्लस आल्टा y2। ये है ना, x2 प्लस आल्टा y2। उसमें देखो कि जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के बराबर होगा, मतलब तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर, तुलना करने पर जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के बराबर आएगा और इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के बराबर आएगा। कैसे? अर्थात जो वास्तविक भाग है वो वास्तविक भाग के बराबर, तो जो काल्पनिक भाग है वो काल्पनिक भाग के बराबर आएगा। कैसे आएगा? देखिए, x1 बराबर x2 और क्या है? y1 बराबर y2। ये क्या है? काल्पनिक भाग। तो इसमें क्या आ जाएगा कि रियल पार्ट ऑफ Z1, रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2। ये आ रहा है ना, रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2। इसी प्रकार यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट, अर्थात काल्पनिक भाग Z1 इक्वल टू काल्पनिक भाग Z2 क्या है? बराबर है। उतारो। इसलिए क्या है? Z1 इक्वल टू Z2, अर्थात दो सम्मिश्र संख्याओं जो होती है आपस में क्या होती है? बराबर होती है। दो सम्मिश्र संख्याओं आपस में क्या समानता रखती है? उतार करो। दूसरा है आपका कि सम्मिश्र संख्याओं का योग, सम्मिश्र संख्याओं का योग। दो सम्मिश्र संख्याओं का जो योग होता है वो भी क्या होता है? आपस में बराबर होता है। सम्मिश्र संख्याओं का योग करना है। नेक्स्ट आपको ये बताया है हमने सम्मिश्र संख्याओं की समानता, सम्मिश्र संख्याओं की समानता। इस सम्मिश्र संख्याओं की जो समानता है वो कैसे है? तो हमने बता दें कि जो सम्मिश्र संख्याओं की समानता है Z1 इक्वल टू Z2, यहाँ Z1 x1 प्लस आयटा y1 और Z2 है x2 प्लस आयटा y2। दोनों को बराबर लिख लो, Z1 बराबर Z2। Z1 बराबर Z2 करेंगे तो x1 प्लस आयटा y1 बराबर x2 प्लस आयटा y2। तुलना करने पर, दोनों की तुलना करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट, अर्थात रियल पार्ट की रियल पार्ट से तुलना होगी और इमेजिनरी पार्ट की इमेजिनरी पार्ट से तुलना होगी। कैसे? x1 के इक्वल टू में क्या है? x2 और y1 इमेजिनरी है तो y1 के में कितना है? y2 है, अर्थात x1 बराबर x2 और y1 बराबर y2। अर्थात रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2। इसी प्रकार इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। इसी प्रकार आएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2।
उतार लिया होगा। चलो नेक्स्ट, चलो पहला कर लिया हमने सम्मिश्र संख्याओं की समानता। अब करना है सम्मिश्र संख्याओं का योग। सम्मिश्र संख्याओं का योग देखो। दूसरा सम्मिश्र संख्याओं का योग, सम्मिश्र संख्याओं का योग, सम्मिश्र संख्याओं का योग। देखो दो सम्मिश्र संख्याएं Z1 प्लस Z2 लेनी है आपने, ठीक है। दो सम्मिश्र संख्या ले ली और इसमें Z1 क्या होता है X1 प्लस आइटा Y1, Z2 होता है X2 प्लस आइटा Y2। क्या प्राप्त होगा X1 प्लस X2 प्लस आइटा Y1 प्लस Y2, यही प्राप्त होगा X1 प्लस X2, आइटा कॉमन ले लिया Y1 प्लस Y2, ऐसे होगा ना। देखो नेक्स्ट, ये क्या रहा है, ये जो है क्या रियल पार्ट, ये क्या इमेजिनरी पार्ट। तुलना करेंगे तो कैसा आएगा, मतलब Z1 प्लस Z2 अर्थात क्या आ रहा है इसमें रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2, क्या आ रहा है रियल पार्ट X1 प्लस X2, यही आ रहा है ना, यही आ रहा है ना। ये जो रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू कितना आ रहा है X1 प्लस X2, इसको क्या लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2, इस प्रकार लिख सकते हैं ना। देखो आगे इसको कैसे लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट वाले हो, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 कितना आ रहा है Y1 प्लस Y2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, ऐसे लिख सकते हैं ना कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, इस पर लिख सकते हैं। देखो आगे, अब देखो रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2 इक्वल टू हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। उतारो इनमें। अब आगे चलेंगे हम कि सम्मिश्र संख्याओं के गुणधर्म, सम्मिश्र संख्याओं के गुणधर्म, इस सम्मिश्र संख्याओं के गुणधर्म क्या होते हैं। तो जो नियम होते हैं वो कितने नियम होते हैं सम्मिश्र संख्याओं के गुणधर्म में, 5 नियम होते हैं। समवर्तता का नियम, क्रम विनिमयता का नियम, साचर्यता का नियम, योग योगात्मक का नियम, योज योगात्मक का नियम, या फिर कह सकते हैं योज योगात्मक प्रतिलोम नियम। एक तो होता है योज्य तत्समक नियम, योज्य या योगात्मक तत्समक नियम, और एक होता है योज्य योगात्मक प्रतिलोम नियम। कौन सा नियम प्रतिलोम, टेढ़े पलंग नियम, समवर्तता का नियम। कौन सा नियम समवर्तता का नियम, क्रम विनिमयता का नियम। मतलब सम्मिश्र संख्याओं के गुणधर्म पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ेंगे अब सम्मिश्र संख्याओं के गुणधर्म। हमने अब क्या पढ़ा है सम्मिश्र संख्याओं पर संक्रिया, सम्मिश्र संख्याओं पर संक्रिया, समानता और योग्यता के आधार पर, समानता और योग्यता, योग मतलब जोड़ के आधार पर, ठीक है। अब पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्याओं के गुणधर्म। चला आगे, सम्मिश्र संख्याओं के गुणधर्म उतार लिया होगा, कमेंट करके बता देना उतार लिया हो तो। चला तो इस सम्मिश्र संख्याओं के गुणधर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं उतार लिया होगा आपने। तो सम्मिश्र संख्याओं के गुणधर्म, नेक्स्ट जो पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्याओं के गुणधर्म। तो सम्मिश्र संख्याओं गुणधर्म हेडिंग लगा लो, सम्मिश्र संख्याओं के गुणधर्म, सम्मिश्र संख्याओं
के गुणधर्म, सम्मिश्र संख्याओं के गुणधर्म, सम्मिश्र संख्याओं के गुणधर्म, हेडिंग लगा लो सम्मिश्र संख्याओं के गुणधर्म। तो सम्मिश्र संख्याओं के गुणधर्म में पहला जो नियम होता है वो होता है समवृत्तता का नियम। कौन सा नियम? समवृत्तता का नियम, समवृत्तता का नियम। और समवृत्तता का नियम क्या कहता है कि दो सम्मिश्र संख्याओं का जो योग है, समवृत्तता का नियम कहता है कि दो सम्मिश्र संख्याओं का जो योग है वो एक सम्मिश्र संख्या ही प्राप्त होती है। कि दो सम्मिश्र संख्याओं का योग, दो सम्मिश्र संख्याओं का योग, सम्मिश्र संख्याओं का योग, दो सम्मिश्र संख्याओं का योग, दो सम्मिश्र संख्याओं का योग एक सम्मिश्र संख्या ही होती है, सम्मिश्र संख्या प्राप्त होती है। दो सम्मिश्र संख्याओं का योग एक सम्मिश्र संख्या ही क्या होती है? प्राप्त होती है या होती है। कैसे? देखो कि Z1 प्लस Z2 करेंगे आप तो क्या प्राप्त होगी? सम्मिश्र संख्या ही प्राप्त होगी, सम्मिश्र संख्या क्या प्राप्त होगी? सम्मिश्र संख्या ही मिलेगी। दूसरा नियम कहता है क्रम विनिमयता का नियम, क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता का नियम, क्रम विनिमयता का नियम। और क्रम विनिमयता का नियम वो तो लिखाने की जरूरत नहीं है, भाषा क्यों, भाषा तो आप सब बना लोगे। कैसे होगा क्रम विनिमयता का? Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1। अर्थात क्रम विनिमयता का नियम भी क्या करता है? पालना करता है। तब दो सम्मिश्र संख्याओं का क्रम देखें तो जो पहली और दूसरी का आएगा वही दूसरी और पहली का योग आएगा। अर्थात जो सम्मिश्र संख्या है वो क्रम विनिमय नियम का क्या करती है? पालन करती है। अर्थात दो सम्मिश्र संख्याएं क्रम विनिमय नियम का क्या करती है? पालन करती है। तीसरा है साहचर्य नियम। कौन सा नियम? साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम जैसे देखो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अर्थात जो सम्मिश्र संख्या होती है वो साहचर्य नियम का भी क्या करती है? पालन करती है। कौन से नियम का पालन करती है? साहचर्य नियम का भी पालन करती है। चौथा है कि योज तत्समक और योज प्रतिलोम कहलाता है। चौथा है योज तत्समक, योज या योगात्मक ही कह सकते हैं इसको, योगात्मक तत्समक, योज या योगात्मक तत्समक। अर्थात कैसे लिखेंगे? Z प्लस जीरो इजकल टू जीरो प्लस Z प्लस जीरो, मतलब एक जो सम्मिश्र संख्या है Z प्लस जीरो उसमें कोई भी योज तत्समक अवयव जोड़ दो, जोड़ दो, जोड़ने पर वही तत्समक संख्या क्या होती है? प्राप्त होती है। अर्थात यह जीरो क्या है? एक तत्समक अवयव है। जहां जीरो तत्समक है, क्या है? तत्समक है। जीरो क्या है? तत्समक है। जहां जीरो क्या है? तत्समक है। जहां जीरो योज्य तत्समक है, जीरो क्या है? योज्य तत्समक, जीरो योज्य तत्समक है। उतारो, इतना उतारो फिर 5 मान रह गया है इसमें, योज्य प्रतिलोम। कौन सा? योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम का कहना है। देखो इतना उतार लिया वो तो बता देना, उतार लिया हो तो कमेंट करके बता देना। ऊपर का तो उतार लिया होगा, ऊपर के तो बता देना। नीचे देखो दिख नहीं रहा हो तो क्या क्या लिखना है नीचे? जहां, जहां जीरो योज्य तत्समक है, योज्य तत्समक है। क्या है? योज्य तत्समक, सही है ना? तत्समक, जहां जीरो योज्य तत्समक है। पांचवा लिखो, पांचवा क्या है कि योज्य या योगात्मक प्रतिलोम, योज्य या कह सकते हैं इसको योगात्मक प्रतिलोम,
योगात्मक प्रतिलोम, योज्य या योगात्मक प्रतिलोम, योज्य या योगात्मक प्रतिलोम। सम्मिश्र संख्या z लिखना है इसमें कि सम्मिश्र संख्या z, सम्मिश्र संख्या z का योज्य प्रतिलोम, सम्मिश्र संख्या z का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस z होगा। सम्मिश्र संख्या z का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस z होगा। उतारो, ये होगा आपका योग से संबंधित, योग से संबंधित, जो योग से संबंधित जो गुणधर्म है, योग से संबंधित वो हो गया। इसमें आप एक एग्जांपल लिखना है और उसका योज्य प्रतिलोम निकालना है आपको। उतारो जल्दी से। बहुत ही सरल प्रश्नावली है, अगर आप ध्यान से करोगे तो बहुत ही सरल है। और एक चीज और आपको पता हो तो कि जो अभी अभी फिलहाल में सूचना आई है कि 9th 10th 11th और 12th चारों जो क्लास है उनका जो कोर्स है वो क्या हो गया, चेंज हो गया है। 9th 10th 11th और 12th का जो सिलेबस है वो क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है 2025 की नीति के अनुसार, 2024-25 के अनुसार। तो नई किताब आ चुकी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर हम अलग वीडियो डालेंगे, उसमें डाल देंगे, उसी से आप सीधे डायरेक्ट जाकर वहां पर डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन लिख देंगे और डायरेक्ट आपको वही साइट खुलेगी और आप वहां से सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो कि कौन कौन सा सिलेबस है 9th 10th 11th और 12th का। ठीक है, 9th 10th 11th और 12th का कौन सा जो सिलेबस है, कौन सा क्या चेंज हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो उसको हम एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे, हम उस वीडियो बना के आपको बता देंगे और उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां से डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप जब क्लिक करेंगे ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको सीधी जो है वो वही वेबसाइट खुलेगी और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उतार लिया होगा आपने, उतार लिया हो तो एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो और उसका योज्य प्रतिलोम बताना है आपको। एक क्वेश्चन लिखो, जैसे क्वेश्चन लिखो 7 माइनस हो रहा है का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। मैं आपको बता चुका हूं, तभी तो वो आपको मैंने गुणधर्म लिखाया है, गुणधर्म लिखाने की जरूरत हुई थी इसलिए लिखा है। और आप करो, ऐसे डायरेक्ट ही पूछ लेता है, कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ लेता है, तो करो चलो, कुछ नहीं है, 1 सेकंड का है, करके देखो। क्या लिखा था हमने कि जेड का सम्मिश्र संख्या, जेड का तत्समक अवयव, सम्मिश्र संख्या जेड का तत्समक जो अवयव है, सम्मिश्र संख्या जेड का तत्समक अवयव, सम्मिश्र संख्या जेड का तत्समक अवयव क्या होता है, सम्मिश्र संख्या जेड का तत्समक अवयव क्या होता था, माइनस जेड होता था। तो इसमें क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। कैसे, -7 माइनस 24 आएगा, क्या जाएगा ना, करो अंदर, -7 प्लस 24 आएगा। सही आंसर है। तो योज्य जो प्रतिलोम है उसमें क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं, तो समझ संख्या दे रहा है। एक और करो इसी प्रकार का आप, उसका भी योज्य प्रतिलोम निकालना है आपको। एक और लिखो 1 माइनस आयटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस आयटा का होल स्क्वायर। देखो 1 माइनस आयटा का होल स्क्वायर
का योज्य प्रतिलोम, क्या बताना है? योज्य प्रतिलोम बताना है। करो चलो, अब आपको करना है ये भी कुछ नहीं, 2 सेकंड का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, आंसर आप 2 सेकंड में दे सकते हो। करके बताओ, चलो जल्दी से करके बताओ। वो एक और लिख लेना इसी में एक और लिख लेना, -2/i, -2/i। इसका भी क्या लगाना? योज्य प्रतिलोम। इसका भी आपको क्या लगाना? योज्य प्रतिलोम। करो चलो दोनों का आंसर निकालो, जल्दी से करो दोनों का। 1 मिनट का समय है आपके पास, वैसे 1 मिनट का है नहीं, 2 सेकंड में हो जाएंगे दोनों। करो चलो। देखो कैसे होगा। 1 - i² ये हम पहले लिखा सकते हैं, लिखा चुके हैं। 1 - i² क्या होता था? -2i होता था। क्या होता था? 2i होता था। अब ये -2i है तो इसका यूज मतलब निकालना है, तो क्या आ जाएगा? 2i। क्या आ जाएगा? माइनस अगर दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2i। इसी प्रकार इसको देखो, यूज मतलब पहले ही लिखा चुके हैं हम इसको। 1 - i² क्या होता है? 1 - i का जो होल स्क्वायर होता था उसको क्या लिख सकते हैं? -2i। क्या आता था ना? तो ये आता था, तो -2i का इसको क्या मान लो? जेड, अर्थात समिश्र संख्या कितनी हो गई? -2i। और समिश्र संख्या जेड का यूज मतलब होता क्या था? -z। माइनस लगा देंगे क्या प्लस हो जाएगा, प्लस क्या आएगा? 2i। इसी प्रकार इसको करो, देखो -2/i क्यूब क्या लिख सकते हैं? -i का क्यूब क्या होता है? -i, क्योंकि i का क्यूब इसका क्या होता है? -i। ये होता है ना, i का क्यूब इसका क्या होता है? -i होता है। देखो इससे कट गया, i का क्या कर लो? गुणा कर लो ऊपर नीचे। i का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 2i अपॉन कितना आ रहा है? -i², -i² रहेगा, खाली क्या आ रहा है? i² आएगा। क्या आएगा? i²। तो ये क्या रहेगा? i² में ये होगा 2i अपॉन -1, कितना होगा? -2i। क्या होगा? -2i। इसका भी क्या हो जाएगा? 2i हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2i, क्योंकि -2i का जो यूज को तुम लगा रही है, तो क्या आएगा? 2i आएगा। क्या आएगा? 2i। देखो अब करना है आपको समिश्र संख्याओं का अंतर, समिश्र संख्याओं का अंतर और गुणा। समिश्र संख्याओं का अंतर और क्या करना है? गुणा करना है। समिश्र संख्याओं का गुणा, समिश्र संख्याओं का अंतर और समिश्र संख्याओं का गुणा। उतार लिया होगा, इनमें कुछ नहीं है, इनमें बहुत सरल है, लेकिन पूछ लेता है वो। कंपटीशन में कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए कुछ भी छोड़ना बेवकूफी होगी। नेक्स्ट देखो, इस समिश्र संख्याओं का अंतर और समिश्र संख्याओं का गुणा। दो तान हम पढ़ा चुके थे, कौन कौन सा? एक तो समानता, मतलब समान हो समिश्र संख्याओं, और एक लगाया था हमने, एक लगा था योग, समिश्र संख्याओं का योग। तो तीसरा इसमें क्या है? समिश्र संख्याओं का अंतर, समिश्र संख्याओं का अंतर, समिश्र संख्याओं का अंतर कैसे करेंगे? जैसे Z1 - Z2 है, Z1 - Z2 क्या होता है? x1 + i/y1, x1 + i/y1 प्लस, प्लस में माइनस आएगा, माइनस क्या जाएगा? x2 + i/y2। क्या आएगा? देखो x1 - x2 + i/y1 - y2, यही होगा ना? देखो अब देखो इसमें क्या आएगा? रियल पार्ट ऑफ Z1 - Z2 इक्वल टू क्या जाएगा? x1 - x2 इक्वल टू क्या जाएगा? रियल पार्ट ऑफ Z1 - रियल पार्ट ऑफ Z2, यही होगा ना?
आगे देखो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, Y1। ये देखो ना गड़बड़ हो गया, Y1 माइनस Y2 आएगा, ठीक है। Y1 माइनस Y2 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट काल्पनिक भाग Z1 माइनस काल्पनिक भाग Z2। बता रहे हो इतना। फिर करेंगे समस्या संख्याओं का गुणा, समस्या संख्याओं का गुणा। ये तो होगा समस्या संख्याओं का अंतर, फिर करना है समस्या संख्याओं का गुणा आपको। और जिसने उतार लिया हो वो आगे करके देखो समस्या संख्याओं का गुणा कैसे होगा, समस्या संख्याओं का गुणा। देखो उतार लिया होगा आपने, करो समस्या संख्याओं का गुणा। कर लिया हो वह कमेंट करके बता देना कि कर लिया। देखो चौथा, सम्मिश्र संख्याओं का गुणा, सम्मिश्र संख्याओं का गुणा। देखो दो सम्मिश्र संख्या Z1 और Z2 ले लिया आपने, Z1 गुणा Z2 इसका क्या करेंगे, x1 प्लस आल्टा y1 इंटू x2 प्लस आल्टा y2, ऐसे होगा ना। देखो x1 और क्या रहा है x2, x1 x2 प्लस आल्टा x1 y2 प्लस आल्टा y1 x2 प्लस आल्टा स्क्वायर y1 y2, ऐसे आ रहा है ना। देखो आगे x1 x2 आल्टा स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो y1 y2 प्लस आल्टा कॉमन ले लो x1 y2 प्लस y1 x2, ये आ रहा है ना। देखो अब देखो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या रहा है, x1 x2 माइनस y1 y2, ये आ रहा है ना। देखो इसी प्रकार इमेजिनरी पार्ट देखो, इमेजिनरी पार्ट Z1 Z2 इक्वल टू क्या रहा है, x1 y2 प्लस x2 y1। देखो ये आया ना, उतारो। और फिर आपको लिखाना है गुणधर्म, इस समस्या संख्याओं को गुणन पर आधारित गुणधर्म, गुणा पर आधारित गुणधर्म। पहले करा था योग पर आधारित गुणधर्म, अब करना है गुणा पर आधारित गुणधर्म। फिर भाग पर करना है आपको कि भाग पर आधारित गुणधर्म। उतार लिया होगा।
उतार लिया हो तो मिटा दें। और नेक्स्ट अब हम आपको करना है कि समिश्र संख्याओं का गुणधर्म किस पर आधारित, गुणा पर आधारित। देखो गुणा पर आधारित गुणधर्म, गुणा समिश्र संख्याओं का गुणा पर आधारित गुणधर्म, गुणा पर आधारित गुणधर्म किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का गुणन पर आधारित गुणधर्म। कैसे करेंगे, क्या रहा था उसमें, पहला क्या रहा था, क्या समृद्धता का नियम, कि समृद्धता का नियम का पालन करता है या नहीं, समृद्धता, तो समृद्धता का नियम, देखो समृद्धता का नियम पालन करता है कि समिश्र संख्या का जो गुणा होता है वो एक समिश्र संख्या ही प्राप्त होती है। देखो समिश्र संख्या का गुणा, समिश्र संख्या का गुणा, समिश्र संख्या का गुणा एक समिश्र संख्या ही प्राप्त होती है, समिश्र संख्या ही प्राप्त होती है। समिश्र संख्या का गुणा एक समिश्र संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे z1 डॉट z2 इक्वल टू एक समिश्र संख्या मिलेगी, क्या मिलेगी, एक समिश्र संख्या, क्या मिलेगी, एक समिश्र संख्या मिलेगी, z1 डॉट z2 क्या मिलेगी, एक समिश्र संख्या मिलेगी। इसी प्रकार दूसरा देखो क्रम विनिमय, कौन सा, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम में क्या है, देखो देखो इसमें परिभाषा लिखा की जरूरत नहीं है, आप पढ़ सकते हो। तो z1 डॉट z2 इक्वल टू z2 डॉट z1, z1 गुणा z2 करो या z2 गुणा z1, दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात जो समिश्र संख्या है, अर्थात गुणा करते हैं, जब दो समिश्र संख्याओं क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो वो क्रम विनिमय नियम का क्या करती है, पालन करती है। अर्थात समिश्र संख्याओं का जो गुणा है वो क्रम विनिमय नियम का क्या करती है, पालन करती है। अर्थात समिश्र संख्याओं का जो गुणा है वो क्रम विनिमय नियम का क्या करती है, पालन करती है। इतना उतारो और फिर लिखना है आपको तीसरा क्रम विनिमय का लाभ कौन सा था, साचरता, फिर आएगा तत्समक, फिर आएगा प्रतिलोम, फिर आएगा इसमें निरसन, फिर आएगा बंटनता। करो तो जल्दी उतारो, उतारना तो कमेंट करके बता देना। ये हो जाएगा तो इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे, 2 4 5, उतारो जल्दी से। देखो देखो तीसरा क्या है, तीसरा क्या, तीसरा कह रहा है क्रम विनिमयता के अलावा क्या है, साचरता, साचरता, साचरता का, साचरता का देखो z1 डॉट z2 डॉट z2 इक्वल टू z1 डॉट z2 डॉट z2, अर्थात समिश्र संख्याओं का जो गुणन है, अर्थात समिश्र संख्याओं का जो गुणन है वह है क्रम विनिमय नियम का तो पालन करता ही है और साचर्य नियम का भी पालन करता है। अर्थात समिश्र संख्याओं का गुणन साचर्य नियम का पालन करता है। आगे देखो गुणन तत्समक, गुणन तत्समक, गुणन तत्समक, गुणन तत्समक कैसे करेंगे, देखो देखो z डॉट वन इक्वल टू z इक्वल टू वन डॉट z, अर्थात किसी भी समिश्र संख्या का यदि गुणन तत्समक अवयव से क्या क्या होता है, गुणा क्या होता है, तो वही समिश्र संख्या क्या होती है, प्राप्त होती है। कैसे देखो, देखो आगे जहां जहां क्या है, जहां जहां वन वन इक्वल टू वन प्लस जीरो डॉट आएगा, क्या है, गुणन तत्समक अवयव है, गुणन तत्समक अवयव है, क्या है, गुणन तत्समक अवयव है, गुणन तत्समक अवयव है। जहां एक बराबर वन प्लस जीरो डॉट आएगा गुणन तत्समक है, क्या है, गुणन तत्समक। पांचवा देखो गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम कैसे करेंगे, देखो
गुणन प्रतिलोम। तो जेड का सम्मिश्र संख्या, जेड का सम्मिश्र संख्या जेड का गुणन प्रतिलोम, सम्मिश्र संख्या जेड का गुणन प्रतिलोम इजिकल टू 1/जेड होता है। अर्थात बटे में आ जाता है। जो सम्मिश्र संख्या है उसका अगर गुणन प्रतिलोम निकाला जाए तो जो सम्मिश्र संख्या होती है वो किस में आ जाती है, बटे में आ जाती है। उतारो इतना। फिर दो नियम और रह गए हैं अपने, बंटनता और एक और है निरसन नियम। कौन सा नियम, निरसन और बंटनता। उतारो इतना। निरसन नियम और बंटन नियम उतार लियो तो बता देना कमेंट करके। उतार लिया हो तो कमेंट करके बता देना। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट छठवां, छठवां देखो निरसन नियम। कौन सा नियम, निरसन नियम। छठवां निरसन नियम। कौन सा नियम, निरसन नियम। निरसन नियम क्या कहता है, देखो कि Z1 डॉट Z2 इजिकल टू Z2 डॉट Z3 हो तो क्या आएगा, Z1 बराबर Z3, Z1 बराबर Z3 आएगा। यही क्या है, निरसन नियम है। यही क्या है, निरसन नियम है। साथ में देखो वितरण या बंटन नियम। वितरण या कह सकते हैं बंटन नियम। कौन सा नियम, बंटन नियम। वितरण नियम या कह सकते हैं कौन सा नियम, वितरण नियम या बंटन नियम। कैसे करेंगे, देखो Z1 डॉट Z2 प्लस Z3 इक्वल टू क्या आएगा, Z1 Z2 Z1 Z3, ये आएगा ना। आगे देखो Z1 डॉट Z2 माइनस Z3 इक्वल टू क्या आएगा, Z1 Z2 माइनस Z1 Z3। उतारो, उतारो और फिर इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन है उनको करो। इतना उतारो पहले। तो फिर आपको करना है कि गुणन प्रतिलोम निकालना है आपको। गुणन प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन है जो बताएंगे हम। पहले इतना करो, इनको उतार लो, उतार लें तो कमेंट करके बता देना। और लाइक एंड सब्सक्राइब करा करो, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपको पता लग जाए कि तुरंत वीडियो आ रही है तो आप देख सकें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तुरंत जैसे ही वीडियो डलेगी। करो तो क्वेश्चन करो, उतार लिया होगा। क्वेश्चन लिखो, वन प्लस आयटा, वन प्लस आयटा का योज्य प्रतिलोम, नहीं गुणन, गुणन प्रतिलोम ज्ञात करना है। योज्य प्रतिलोम का आप ज्ञात कर लोगे, माइनस लगा दो सीधा। तो इसलिए आपको क्या ज्ञात करना है, गुणन प्रतिलोम ज्ञात करना है। वन प्लस आयटा का गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम ज्ञात करो। करो, चलो हमने बता दिया है कि जेड का सम्मिश्र संख्या जेड का गुणन प्रतिलोम जो होता है वो क्या होता है, 1/जेड होता है। तो इसी प्रकार इसको करो।
कैसे होगा देखो, देखो कैसे होगा, क्या आ जाएगा 1/1 प्लस आयटा। अब नीचे क्या है 1 प्लस आयटा, तो विपरीत संख्या क्या कर देते हैं, और में क्या करो, जैसे गुणा कर दिया ऊपर नीचे, क्या आ जाएगा 1 - आयटा अपन क्या रहा है 1 - 1 प्लस आयटा और 1 - आयटा, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 - आयटा स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 - आयटा अपॉन 1 - आयटा स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा ना। तो यही होगा प्रतिलोम, 1 + 8 का प्रतिलोम होगा, क्या होगा यही होगा। इसी प्रकार आप लिखा रहे दूसरा क्वेश्चन लिखो, दूसरा क्वेश्चन लिखो आप कि 3 + 2 आयटा का गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम करो, कैसे होगा करके बताओ। 3 + 2 आयटा का गुणन प्रतिलोम लिखा दो जल्दी से। देखो इस प्रकार क्वेश्चनों को सीधी बात है कैसे हल करते हैं, 1/3 + 2 आयटा हो गया ना, इंटू 3 - 2 आयटा अपॉन 3 - 2 आयटा क्या जाएगा 3 - 2 आयटा अपॉन नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आती है 9, 9 + 4 कितना हो गया 13, तो 3 - 2 आयटा अपॉन 13 उतारो इतना, इतना उतारो जल्दी से, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। बटा वाला करना है आपके गुणात्मक प्रतिलोम आपको। उतार लिया हो तो नेक्स्ट चले, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 - आयटा अपॉन 15 + 45 आयटा का गुणन प्रतिलोम ज्ञात करो। देखो कैसे क्वेश्चन कि 2 - आयटा अपॉन 15 + 45 आयटा, इसका क्या निकालना है गुणन प्रतिलोम को ही, गुणन प्रतिलोम ज्ञात करो, गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम बताओ क्या आएगा, लिखा लो कैसे करेंगे बताओ। पहले तो हमको बताया कि यदि समस्या संख्या जेड क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है जेड का, तो क्या जाएगा 1/जेड, तो इसको जेड मान के चलो, और क्या जाएगा इसको जेड मान के चलेंगे तो क्या जाएगा उल्टा हो जाएगा, और फिर क्या कर लो परमेकड़ कर लो सीधा, परमेकड़ करने पर सीधा आपका आंसर आ जाएगा। करके देखो चलो 1 मिनट है आपके पास, करो तुरंत जल्दी से। देखो कैसे होगा, क्या दे रखा है 2 - आयटा अपॉन 15 + 45 आयटा, कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो उल्टा कर लो, 15 + 45 आयटा अपॉन 2 - आयटा, 5 कॉमन ले लो इसमें से, 5 लेंगे या 15, 15 ही ले लो सीधा, तो 15 एकम 15 15 की 45 अपॉन 2 - आयटा, पर में कल करेंगे तो क्या करेंगे 2 + आयटा, 2 + आयटा, नीचे वाली संख्या के विपरीत ले लेते हैं। देखो 15 1 + 3 आयटा, ऊपर कितना आ रहा है 2 + आयटा, नीचे क्या आ जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, 2 का स्क्वायर 4 -8 स्क्वायर 4 और 1 5 कितना आया 5 5 3 15 कितना आया ऊपर 3 1 + 3 आयटा 2 आयटा। देखो आगे करके देखो, आगे करेंगे 3 1 + 3 आयटा और 2 + आयटा, देखो 3 तो नुकती लिख दो, गुणा करो 2 + आयटा प्लस 6 आयटा प्लस 3 आयटा स्क्वायर क्या आएगा देखो
3 तो है, 2 8 8 7 आएगा, ये कितना आ रहा है -3। देखो क्या हो जाएगा, 3 -1 +7 आएगा, कितना होगा -3 +21 आएगा। तो प्रतिलोम क्या आ गया इसका, गुणात्मक जो प्रतिलोम है वो ये होगा -3 +21 आएगा, -3 +21 आएगा। उतारो और नेक्स्ट गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है आपको। उतार लें तब कमेंट करके बता देना। दो क्वेश्चन और हैं, फिर इसके बाद क्लास का एंड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कल बताएंगे फिर। उतार लिया होगा, उतार लिया हो तो क्वेश्चन करो एक कि यदि 3 + 2 आइटा, लिखो 3 + 2 आइटा का प्रतिलोम a + आइटा b है तो a + b का मान क्या होगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 + 2 आइटा अपॉन 13 - 26 आइटा है। 3 + 2 आइटा अपॉन 13 - 26 आइटा का गुणात्मक प्रतिलोम, कैसा प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम कितना दे रखा है, a + आइटा b हो तो a + b क्या होगा, a + b का मान पूछना है। करो चलो, बहुत सरल है। पहले तो उसी तरीका से आपको करना है, गुणात्मक प्रतिलोम करना है इसका, और a + आइटा भी अपना दे रखा है उसमें, a और b के मान आ जाएंगे, स्टार्ट की आएगी ना, एक समित संख्या प्राप्त होगी ना, तो समित संख्या प्राप्त होगी, a और b के मान इसमें रख देना, a + b कर देना, सीधा आंसर आ जाएगा। करके देखो, करके देखो। फिर एक लास्ट क्वेश्चन और रह जाएगा आपका, और ऑप्शन लिखना चाहें तो ऑप्शन भी लिख लो। देखो a = -9, b = -10, c = -11, d = -12। लिख लो ऑप्शन लिखना चाहे तो, और निरॉप्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन की बजाय हल करके देखा करो, क्योंकि जितनी बार आप हल करोगे फिर अपना आप आपके मुझमान हो जाएगा आंसर के, इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा, फिर आप अपना बता सकते हो। देखो कैसे करेंगे, क्या दे रखा है, 3 + 2 आइटा अपॉन 13 - 26 आइटा, ये दे रखा है ना। तो चूंकि पता है कि गुणात्मक प्रतिलोम उल्टा करते हैं तब लिखा जाता है, तब जेड का कितना होता है 1/z होता है, तो 13 - 26 आएगा अपॉन 3 + 2 आएगा, गुणा करेंगे 3 - 2 आएगा, 3 - 2 आएगा। देखो आगे 13 में से 13 कॉमन ले, 13 - 26 में कितना रहेगा 1 - 2 आएगा, इधर 3 - 2 आएगा, इधर नीचे क्या आ जाएगा, कितना आती है 9 और 4 13, 13 से 13 कट गया, कितना बचा, देखो 1 का इसमें गुणा कर लो, कैसे करेंगे, 3 - 2 आएगा -6 आएगा +4 आएगा स्क्वायर, इतना ही आएगा ना। देखो आप इसमें क्या आ जाएगा -4 और ये क्या -1 रहेगा, और इसमें देखो कि -2 आएगा और -6 आएगा, कितना होगा -8 आएगा, क्या है ना। ये क्या है, a + आएगा b है, दे रखा है क्वेश्चन में कि a + आएगा b हो गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो, a + आएगा b। तुलना करेंगे तो a और b के मान क्या आ जाएंगे, a और b के मान a बराबर -1 और b बराबर -8। पूछ क्या रहा है, a + b, और a + b क्या हो जाएगा -9। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ये। उतारो चलो, और लास्ट क्वेश्चन रह रहा है, उस लास्ट क्वेश्चन को और कर लो, फिर इस क्लास का क्या एंड है। उतारो जल्दी से, बहुत सरल क्वेश्चन है, इनमें कुछ नहीं है, आसानी से कर सकते हो इस प्रकार क्वेश्चन को, इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप आसानी से कर सकते हो। उतार लिया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, उतारो जल्दी से।
देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है, काल्पनिक संख्या ज्ञात करनी है आपको, -1 प्लस आयटा रूट 3/2 और एक है मतलब गुणा है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे कि -1 प्लस आयटा रूट 3/2 इंटू में -1 माइनस आयटा रूट 3/2 कैसा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का काल्पनिक भाग बताओ। कैसा भाग बताओ, काल्पनिक भाग बताओ, काल्पनिक भाग बताओ। रियल पार्ट पूछता तो कुछ शोभा भी देता, काल्पनिक भाग इसमें देखो आप सीधा सीधा बता सकते हो। आयटा है, आयटा जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं तो आयटा समाप्त हो जाएगा, तो काल्पनिक भाग क्या आएगा इसका, 0 आएगा, सीधा डायरेक्ट है, कुछ नहीं है इसमें। देखो कैसे करना है, ए माइनस बी और ए प्लस बी से कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, ऊपर कितना आ जाएगा माइनस आयटा स्क्वायर और रूट 3 का कितना आ जाएगा 3, कितना होगा 2 दूनी 4। देखो इसमें 1 प्लस आयटा स्क्वायर -1, 1 प्लस 3/4 कितना आएगा 1, 1 आएगा, अर्थात 1 प्लस 0 डॉट आएगा, अर्थात काल्पनिक भाग का मान क्या आएगा 0 आ गया। रियल पार्ट पूछता वो तो 1 आ जाता, तो क्या आ जाता 1 आ जाता, काल्पनिक भाग, काल्पनिक भाग, और काल्पनिक भाग क्या आया 0 आया। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन ही पूछ लेता वो डायरेक्ट, क्योंकि आप सोचते हो यार काल्पनिक भाग कैसे लगाएंगे, तो आप लगे रहते हो क्वेश्चन में और आपको काल्पनिक भाग मिलता ही नहीं है। तो काल्पनिक भाग सीधे सीधे रखा है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी में आयटो कट जाएंगे, और आयटो कट जाएंगे तो उसमें काल्पनिक बच्चे ही खा रहा है, काल्पनिक तो क्या होगा 0 होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ यू।